हेलो एवरीवन। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 जूलॉजी का जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। तो इसमें टोटल 71 से लेकर के 150 क्वेश्चन जो है वो आपके जूलॉजी से हैं। तो हम इसको टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है HCl सेक्रेटिंग सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड आर कॉल्ड। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक की बात हो रही है, तो स्टमक की बोल रहा है कि स्टमक की कौन सी सेल्स हैं जो HCl का सेक्रेशन करती हैं। तो स्टमक जो है, ये यहाँ पे आप स्टमक का डायग्राम देख पा रहे हैं। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक रीजन। तो लास्ट में यहाँ पे पाइलोरिक रीजन, तो ये अपर रीजन होता है फंडस रीजन वाला। यहाँ पर आपकी एक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसे पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, जो स्टमक के अपर पोर्शन में, और वो रिलीज करती हैं आपका क्या, HCl। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ऑक्जेंटिक सेल, यानी कि सी ऑप्शन। इसी को हम लोग पैराइटल सेल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है सेक्रेटिन स्टिमुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ। सेक्रेटिन एक हार्मोन है, कह रहा है कि ये हार्मोन जो है वो किसके फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे एक आप डायग्राम देखिए, इसमें देखिए ये आपने जब कभी कोई फूड खाया तो स्ट्रेच रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू ब्रेन विच ट्रिगर सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं और डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो स्टमक में जाता है और इंटेस्टाइन में जाता है। तो इंटेस्टाइन जो होती है वहां पर एक हार्मोन है जिसका नाम है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन रिलीज होता है और वो पैनक्रियाटिक को सिग्नल देता है, पैनक्रियाज को, कि वो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए क्या, बी। अब सेक्रेटिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। तो अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिंग एंड विलियम मॉर्टलॉक बायलिस, इन्होंने सेक्रेटिन की डिस्कवरी की थी 1902 में। इन्होंने सबसे पहले हार्मोन को आइडेंटिफाई किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड कौन सा है, तो सेक्रेटिन जो है वो पहला हार्मोन जिसे डिस्कवर किया गया था। इन 1902 स्टार्लिंग एंड बायलिस demonstrated that acid in the duodenum caused the pancreas to secrete a substance। तो ये जो है एक स्टिमुलस दे रहा है पैनक्रियाज को कि वो कुछ सब्सटेंस को सिक्रेट करें। तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी। सेक्रेटिन जो है वो पैनक्रियाटिक जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है द फंक्शनल यूनिट इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इज। तो जिस तरह से हमारे लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उस तरह से एल्वेलाई फोल्ड होकर के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह से जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वो इस तरह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जैसे हम लोग नाम देते हैं क्या, विली नाम देते हैं। विली और सिंगल अगर बोले तो विलस। तो जो विलस या विली होते हैं, ये वो साइट होती हैं या जो फंक्शनल यूनिट होती हैं जहां पर डाइजेस्टिव जूस का या फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए क्या, विलस जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का है। इसका एक पोर्शन को जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आपको देखिए यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो आपके विली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसके नीचे जो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहिन हो जाएगा। और इसके अंदर भी कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन था ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो आपकी लोकेटेड होती है सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, नहीं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये 3 पार्ट होते हैं आपके इंटेस्टाइन के। तो जो ड्यूडेनम रीजन होता है, जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है स्टमक के जस्ट पास वाला, वहां पर आपकी सबम्यूकोसा जो होती है, वहां पर आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। दे सेक्रेट एन एल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग म्यूसिन which protect the mucosa from the acidic stomach content entering the duodenum। तो जो इनकी जो लाइनिंग होती है वहां पर म्यूसिन पाया जाता है। तो म्यूसिन क्या करेगा, जब स्टमक से रिलीज होकर के सब्सटेंसेस ड्यूडेनम में आते हैं तो वहां पर HCl होता है स्टमक में। तो रिलीज कौन कर रहा था, आपके ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। तो उस HCl को प्रोटेक्ट करता है ड्यूडेनम को कौन, जो म्यूसिन जो होता है वो HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, विलस। आगे देखिए जरा, इसमें कुछ और पॉइंट भी हैं। जो क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहिन है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो द क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहिन आर ट्यूबुलर ग्लैंड दैट लाइट बिटवीन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब देखिए कुछ इस तरह से होता है
किससे, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये दूसरा है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ डेप्थ होती है, तो इसमें जो जो ये स्पेस है, इसको हम लोग क्रिप्ट ऑफ लुबरकोइन नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है जो क्रिप्ट ऑफ लुबरकोइन है वो पाया जा रहा है बिटवीन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विली। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विली के, उसके बीच में जो है वो आपका पाया जा रहा है। द सेल्स ऑफ दीज ग्लैंड आर कॉल्ड पिनेट सेल। तो जो क्रिप्ट ऑफ लुबरकोइन है वहां पर एक सेल होती है जो सिंगल सेल है और वो ऐसे ग्लैंड भी वर्क करती है, तो उनको नाम देते हैं क्या हम, पेनिथ सेल। विच सेक्रेटेड एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, जो रिलीज करती है एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। और इन ग्लैंड की डिस्कवरी जो है वो एंटोनोमिस्ट थे एक, जिनका नाम है J.N. लिबरकोइन। उनके नाम पर इसको नाम दिया गया क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये हो गया क्रिप्ट ऑफ लिबरकोइन। और जो यहाँ पर जो आप लैक्टेज देख पा रहे हैं, लैक्टेज जो होते हैं ये फैट के एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है ए लैक्टेल द ब्लंट एंडेड लिम्फेटिक कैपिलरी एट द सेंटर ऑफ ईच बिलस। तो यहाँ बिलस के बीच में देखिए आपका लैक्टिल्स प्रेजेंट है। इज मेन रूट फॉर ड्रेनेज ऑफ डाइटरी लिपिड एंड लिपिड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ विच रिटर्न टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय द थोरेसिक डक्ट। तो ये क्या करता है, जो फूड के द्वारा जितने भी न्यूट्रिएंट आते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं या फिर जो डाइटरी फैट होता है उसको लैक्टिल्स के थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स में ले जाते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स से बाद में वो है वो पूरे सिस्टम यानी कि सर्कुलेशन में हमारी बॉडी में आ जाता है। तो इसका जो लैक्टिल्स का फंक्शन भी आपने यहाँ पे समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू। जो बाइल होता है उसका ग्रीन कलर जो है वो किसकी वजह से होता है। तो बाइल में हमारे कई सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो एक होता है आपका बिलिरुबिन, ये बिलिरुबिन यहाँ पर दिया हुआ, और एक होता है आपका बिलोबर्डिन। ये दोनों ही जो है वो हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है बाइल हैज टू मेन पिगमेंट, एक है आपका बिलिरुबिन और दूसरा है आपका बिलोबर्डिन। तो बिलिरुबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। तो ये आपका बिलिरुबिन है, सॉरी बिलोबर्डिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। जो आपका बिलोबर्डिन है वो आपका ग्रीन कलर इसकी वजह से आता है। सॉरी, इसमें पूछा गया है कि ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू। तो जो बिलोबर्डिन है इसकी वजह से इसका ग्रीन कलर आता है। जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बिलोबर्डिन। नेक्स्ट देखिए, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनते हैं और आपको पता है कि हीम जो है वो आरबीसी के अंदर ही होता है। बिलिरुबिन इज जनरेटेड फ्रॉम द breakdown of heme in present hemoprotein, that is hemoglobin and myoglobin, that is released from the catabolism of red blood cells. The heme ring is broken open by heme oxygenase. यहाँ पे देखिए heme oxygenase है जो इस heme ring को ओपन करने का काम करेगा, forming biliverdin which is reduced to bilirubin. बनता है जब हीम जो रिंग है इसको हीम ऑक्सीजनेज ओपन करेगा तो बिलिरुबिन बनेगा, और बिलिरुबिन को जब रिड्यूस कर दिया जाएगा एंजाइम है जिसका नाम है बिलिरुबिन रिडक्टेज, तो बिलिरुबिन जो है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बिलिरुबिन होता है इसका जो हर्बीवोर्स प्लांट होते हैं उसमें अमाउंट इसका जो है वो ज्यादा होता है, जो कार्निवोर्स होते हैं उसमें बिलिरुबिन का अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बिलिरुबिन की वजह से ग्रीन कलर होता है बाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन एट pH 1.6। तो जो हमारा एंजाइम होता है इसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो लो pH पर, ऑप्टिमम pH जो स्टमक का होता है इसका pH है 1.6, उस पर ये वर्क करता है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ। पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो आपका पहला हो गया पॉलीसेकेराइड के रूप में, फिर है डाइसेकेराइड, तीसरा है मोनोसेकेराइड, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ दी। तो यहाँ आपको देखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब भी वो सेल बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे तो वो हमेशा मोनोसेकेराइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट था, पॉलीसेकेराइड था, इसको ब्रेक कर दिया गया डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड आपका माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेज ये सारे डाइसेकेराइड है। फिर इसको एंजाइम यूज करके इनको सिंगल सब यूनिट में ब्रेक कर दिया, और ये सिंगल सब जो यूनिट है उसको ब्लड स्ट्रीम में ले जाया जाता है। तो यानी कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ये हो रहा है किस फॉर्म में, मोनोसेकेराइड फॉर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी। वही जो हमारा प्रोटीन्स होते हैं वो डाइपेप्टाइड फॉर्म में भी एब्जॉर्ब
हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसेकेराइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें वही लैक्टिल के बारे में पूछ लिया गया है। लैक्टिल आर कनेक्टेड विद, तो लैक्टिल जो है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क गलत है। सेक्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ये भी गलत है। मोर देन वन ऑफ दी अबव, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा वन। लैक्टिल्स जो है वो क्या करते हैं, फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, या फिर जो फैट सॉल्युबल्स चीजें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला गया है in the presence of transport of CO2 which phenomenon occurs between RBC and plasma। जब CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है तो कौन सा फिनोमिना है जो RBC और प्लाज्मा के बीच में होता है। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो दो चीजें हैं, एक हमारा लंग्स पे गैसेस एक्सचेंज होता है और दूसरा होता है पेरिफेरल टिश्यू लेवल पर। तो पेरिफेरल टिश्यू लेवल पर क्या होता है कि जो हमारा सेल में ऑक्सीडेशन चल रहा होता है या बोले हम रेस्पिरेशन चल रहा होता है, तो वहां पर CO2 रिलीज होती है। जो CO2 रिलीज होती है उसको वाटर के साथ में कंडेंस करके हम बना लेते हैं क्या, बाइकार्बोनेट। और जो बाइकार्बोनेट बनता है उसको हम क्या करते हैं, सेल के बाहर भेज देते हैं और सेल के बाहर से हम क्लोराइड को अंदर ले आते हैं। ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में बाउंड CO2 जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में मूव करता है और लंग्स तक पहुंचती है, और जब लंग्स पर पहुंचती है तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है। वहां पर क्या होता है कि बाइकार्बोनेट जो है वो सेल के अंदर आ जाता है और जो क्लोराइड अंदर था सेल के, वो सेल के बाहर चला जाता है। और बाइकार्बोनेट को हम फर्दर ब्रेक कर देते हैं किसमें, H2O और CO2 में। और जो CO2 जो है वो लंग्स से बाहर एक्सपायरेशन के थ्रू एक्सहेल्ड कर दी जाती है और ऑक्सीजन को हम अंदर ले आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एरो जा रहा है बाहर की तरफ, CO2 चली गई और बाहर से जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ गई। तो इस तरह से जो ये शिफ्ट होता है, ये क्लोराइड और बाइकार्बोनेट शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर जाना चाहिए ये आपका जाएगा क्या, बी जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जरा क्या कहा गया है। तब एक दो फिनोमिना होते हैं, एक बोहर फिनोमिना होता है और एक हार्डन इफेक्ट होता है। तो इन दोनों को भी जरा हम यहीं पे समझ लेते हैं। तब बोहर इफेक्ट इज ए फिनोमिना फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1904 में डिस्क्राइब किया गया था। एक डैनिश फिजियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है क्रिश्चियन बोहर, इनके द्वारा ये 1904 में डिस्क्राइब किया गया था। इसमें इन्होंने देखिए क्या बोला कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी इज इनवर्सली रिलेटेड बोथ द एसिडिटी एंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इन्होंने बोला एसिडिटी मतलब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन और CO2, इन्होंने बोला कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है प्रोटॉन के और CO2 के। द बोहर इफेक्ट डिस्क्राइब द डिक्रीज इन द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द प्रेजेंस ऑफ लो pH एंड हाई CO2। तो इन्होंने बोला कि अगर pH क्या हो, लो हो, और CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो, तो ये ऑक्सीजन एफिनिटी को डिक्रीज करते हैं। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, प्रोटॉन लो होना चाहिए यानी कि pH जो है वो लो होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो घटेगी। यहाँ पर वही चीज उन्होंने यहाँ पे डायग्राम पे दिखा दी है। यहाँ पे दिया हुआ है वाई फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ HbO2, यहाँ पे विदाउट बोहर इफेक्ट देखिए ग्राफ आपको जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन जैसे ही इन्होंने क्या किया कि CO2 का कंसंट्रेशन और प्रोटॉन का कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया और CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो है आपको शिफ्ट यहाँ से इधर दिख रहा है, ठीक है, विद बोहर इफेक्ट। तो यही इन्होंने बोला कि जब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन लो और CO2 का कंसंट्रेशन हाई होता है तो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस इफेक्ट को नाम दिया जाता है क्या, बोहर इफेक्ट। वहीं एक हार्डन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कुछ कहा है, उनको भी जरा हम यहाँ डायग्राम पे समझ लेते हैं। तो बोहर इफेक्ट आप समझ गए कि हाई CO2 कंसंट्रेशन और लो प्रोटॉन ये डिक्रीज कराते हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी को। वहीं हाल्डन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कुछ कहा, इसको भी जरा समझ लीजिए। इट इज द इफेक्ट बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ O2 विद HB डिस्प्लेस CO2 फ्रॉम HB। तो देखिए कहने का डिफरेंस है बस केवल, बोहर ने बोल दिया था कि CO2 का हाई कंसंट्रेशन और प्रोटॉन का लो कंसंट्रेशन O2 की एफिनिटी को कम करता है। वहीं इन्होंने बोल दिया कि जो CO2 का जो और प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला, बोहर इफेक्ट जो है वो ऑफ लोडिंग ऑफ CO2, यानी कि CO2 के डिक्रीज, ऑफ लोडिंग मतलब CO2 बाइंड करके गया था ना बाइकार्बोनेट के साथ में, उसको बता रहा है। लोडिंग ऑफ O2 ऑन टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को बता रहा है कौन, बोहर इफेक्ट।
और वही जो हाल्डेन इफेक्ट है वो आपका बता रहा है लोडिंग ऑफ CO2, ये बता रहा था ऑफ लोडिंग यानी कि अनलोडिंग ऑफ CO2, और हाल्डेन बता रहा है लोडिंग ऑफ CO2 और ऑफ लोडिंग ऑफ CO2, यानी कि देखिए दो कंडीशन है, लंग्स में जा करके आपका ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करेगा, ठीक है, और CO2 जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा, और टिश्यू लेवल पर आकर के जो आपका ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा और यहां से CO2 जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो CO2 की ऑफ लोडिंग को यानी कि CO2 के रिलीज को बता रहा है बोहर इफेक्ट, ठीक है, और जो हमारा CO2 इधर लोड हो रहा होता है बाइकार्बोनेट पर, उसको ये रिप्रेजेंट करता है कौन, आपका हेल्डेन इफेक्ट। तो यही चीजें हैं जो दोनों आपस में इतना इतना पोर्शन जो है वो दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्कस कर दिया। इसको आप जरा एक बार देख लीजिएगा। तो हम कभी क्या करेंगे, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर बोहर इफेक्ट और हाल्डेन इफेक्ट को एक बार डिटेल में डिस्कस कर देंगे। अभी आप केवल ये 2 पॉइंट याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें बोला गया है द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट द रेस्पिरेटरी सरफेस अकर थ्रू। जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वहां पर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक आपकी होती है क्या, एल्वुलाई की मेम्ब्रेन, फिर बीच में आपकी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होती है और फिर आपकी ब्लड वेसल्स होती है। तो ये 3 मेम्ब्रेन मिलकर के बनाती हैं आपकी क्या, रेस्पिरेटरी सरफेस या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इनके बीच में जो CO2 का एक्सचेंज होता है या जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मोर देन दी वन अबव। तो यहाँ पर जो आपको पता होगा जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जो हमारी ब्लड कैपिलरी होती हैं यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन हाई होता है क्योंकि वो बन के आ रहा होता है टिश्यू स्पेसिस में, रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 निकल रहा है और उसको बाइकार्बोनेट फॉर्म में इन कैपिलरी तक लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। लेकिन जो हम लंग्स में एल्वुलाई में जो गैस लेकर आ रहे हैं एटमॉस्फेयर से, वहां पर O2 का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो O2 एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स में आ जाता है और CO2 ब्लड वेसल्स से जो है वो एल्वुलाई में चला जाता है। तो ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए क्या, सी। तो जो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है क्रेब्स साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर। जो क्रेब्स साइकिल जो है वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो जैसे कि हमें पता है जो क्रेब्स साइकिल है उसी का दूसरा नाम जो है TC साइकिल भी होता है। तो जो बॉडी की 90% मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो हमारे क्रेब्स साइकिल द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो क्रेब्स साइकिल का आप देखिए यूज बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन जो है वो ग्लाइकोलिसिस में कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हाँ, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है क्रेब्स साइकिल के द्वारा। और इसमें क्या होगा कि जो NADH और FADH2 निकलेंगे, इसको हम आगे फर्दर उसमें जो हमारा ETS साइकिल होती है उसमें यूज करेंगे और ATP का प्रोडक्शन करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाना चाहिए। क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, HMP पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये सारे जो पाथवेज हैं ये हमने मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट में डिस्कस किए हुए हैं। आप जाकर के एक बार वहां पर चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें पूछा गया है लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन पजेसिंग। लिम्फ में ऐसा क्या है जो ब्लड से डिफर होता है। तो ब्लड में हमें पता है RBC होते हैं, ठीक है, तो लेकिन जो हमारा लिम्फ होता है उसमें RBC नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, केवल WBC होता है। उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए। अब देखिए यहाँ पर ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ RBC, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट एंड ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। तो जो ब्लड में 4 चीजें हैं, एक आपका व्हाइट ब्लड सेल हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट हो गए और फ्लूइड हो गया जिसको हम लोग प्लाज्मा नाम देते हैं। लिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल एंड ए वाटरी फ्लूइड। तो जो लिम्फ जो है उसमें केवल व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा ए। प्लाज्मा is a blonde colored clear protein rich aqueous fluid that comprises up to 50% of blood. Lymph is a colorless sometime milky protein poor fluid. ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा WBC। लिम्फ में केवल WBC पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज। तो कह रहा है ब्लड का वो कौन सा कंपोनेंट है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपके जो ब्लड सेल्स होती हैं उसको जब वो हिमेटोपोइसिस होती है 2 लीनेज बनते हैं, एक माइलॉइड लीनेज बनता है और दूसरा लिम्फॉइड लीनेज बनता है। जो लिम्फॉइड लीनेज होता है उससे बनते हैं लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट जो है वो 3 तरह के होते हैं, B सेल होता है, T सेल होता है और NK सेल होता है।
जो बी सेल होता है जब ये एंटीजन के साथ एनकाउंटर होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा सेल में, और जो प्लाज्मा सेल होते हैं यही क्या करते हैं, एंटीबॉडी का सेक्रीशन करते हैं। तब आप ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन है आपका लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी मोर देन दी वन अबव। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जो है आपका लिम्फोसाइट जाएगा। जो बी सेल होते हैं वो एक लिम्फोसाइट है, और बी सेल ही जब प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है, डिफरेंशिएट होता है, तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें देखिए बोला गया था प्लाज्मा कंटेंट दैट फॉर्म द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ ए ब्लड क्लॉट इज। ये क्वेश्चन जो है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग से कह रहा है कि जो फाइब्रस स्केलेटन होता है उस क्लॉट का वो कौन बनाता है। तो यहाँ पर देखिए आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि जैसे जब हम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है और एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है। बाद में जाकर के दोनों एक कॉमन पाथवे पे मर्ज हो जाते हैं। तो जो ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे है वो फैक्टर 12, जब हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में देखेंगे। अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि जो थ्रोम्बिन होता है, तो थ्रोम्बिन पहले प्रोथ्रोम्बिन में हो रहता है, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में जब कन्वर्ट होता है कैल्शियम और फैक्टर 5 और ये पीएल की हेल्प से, यानी कि प्लेटलेट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की हेल्प से, तो ये एक सेरिन प्रोटीएज होता है। और सेरिन प्रोटीएज जो है ये क्या करता है, जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो फाइब्रिन होता है वो क्या करता है, स्टेबल क्लॉट बनाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यहां पर बोल रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो कहां पर होता है, तो जब हम किडनी पढ़ते हैं तो किडनी में जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये आपका ग्लोमेरुलस वुमेन कैप्सूल वाला पार्ट हो गया, ये पीसीटी हो गया, और ये आगे जाकर के इस तरह से इलोंगेटेड होता है और स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे लूप ऑफ हैनले हो गया, डिस्टल प्रॉक्सिमल टिब्यूल हो गया, और लास्ट में जो है वो आपका ये जाकर के मिल जाते हैं कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट में या कलेक्टिंग टिब्यूल में। तो इस तरह से अब देखिए जो फिल्ट्रेशन है वो सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरी होती है तो जो एक तरफ से आ रही होती है उसको अफरेंट नाम देते हैं, AFFERENT, और जो जा रही होती है इस ग्लोमेरुलस इस वुमेन कैप्सूल से उसको नाम देते हैं इफरेंट। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो कैपिलरी आ रही होती है उसका ल्यूमेन साइज देखिए यहाँ पे पूरा आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन जो जा रही होती है उसका ल्यूमेन साइज क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो यहाँ से फिल्टर होकर के ब्लड कंपोनेंट वो यहाँ मूव करके आ जाते हैं बाहर की तरफ। यहाँ जो वुमेन कैप्सूल है यहाँ पर जो है वो पोडोसाइट की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो फिल्ट्रेशन सिलेट बनाती हैं, और जिसके थ्रू जो है वो ब्लड फिल्टर करके पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल में आ जाता है। तो फिल्ट्रेशन दो जगह हो रहा है, एक हो रहा है ग्लोमेरुलस के लेवल पर और दूसरा हो रहा है वुमेन कैप्सूल के लेवल पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए था क्या, मोर देन वन ऑफ द एबव। लेकिन पता नहीं क्यों आयोग ने जो है वो इसका आंसर जो है वो केवल ग्लोमेरुलस दिया हुआ है, क्योंकि मेनली फिल्ट्रेशन जो है वो आपका कहां पर हो रहा है, ये आपका हो रहा है ग्लोमेरुलस में। अगर मेनली लिखते थे तो और अच्छा होता, तो करने में आसान होता, लेकिन आयोग ने इसका जो आंसर है वो आपका ग्लोमेरुलस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें देखिए आपको बोला गया है द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लिवर टेक्स प्लेस बाई। तो हमने पढ़ी हुई है कौन सी साइकिल, यूरिया साइकिल, और यूरिया साइकिल का ही दूसरा नाम होता है क्या, ऑर्निथिन साइकिल। तो यूरिया साइकिल एक साइकिल है जिसके द्वारा क्या करते हैं कि जो आपका टॉक्सिक अमोनिया है उसको नॉन टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो यूरिया साइकिल जो है वो 5 स्टेप में हो रही है। सबसे पहले आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा, फिर आपका सिटोलिन बनता है, फिर ऑर्जिनोसक्सिनेट बनेगा, ऑर्जिनोसक्सिनेट जो है वो फिर आर्जिनिन बनेगा, और आर्जिनिन जो है वो आपका आर्जिनेज एंजाइम की हेल्प से आपका बन जाता है क्या, यूरिया। तो ये हो गया इसके स्टेप, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूरिया साइकिल मेटाबॉलिज्म में, वहां पे जाकर के आप डिटेल में इसको चेक कर सकते हैं। तो यूरिया साइकिल है उसी का ही दूसरा नाम होता है ऑर्निथिन साइकिल। उसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें पूछा गया है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज कंट्रोल्ड बाय। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखा था, ये आपका पीसीटी हो गया, और इधर आगे की तरफ जो है वो आपका होता है क्या, डीसीटी। अब इस डीसीटी रीजन से बोल रहा है कि वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो जब वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है क्या, ADH। इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या फिर बेसोप्रेसिन बोलते हैं। ये जो बेसोप्रेसिन जो होता है ये जाता है हमारा वर्क करता है हमारे जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन के डीसीटी रीजन पर, और वहां से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। और जब कभी ADH हार्मोन की कमी होती है तो एक प्रकार की डायबिटीज हो जाती है, जिसे डायबिटीज इंसिपिटस के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी ऑप्शन, वेसोप्रेसिन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय, तो यूरिन का वॉल्यूम जो है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? तो आपके यहाँ पे दो हार्मोन है, एडीएच तो हमने देख ही लिया अभी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसी को हम लोग वेसोप्रेसिन नाम दे रहे थे। और दूसरा हमारा हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, जो देखिए यहाँ पर जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है वहां से रिलीज होता है, इसे एल्डोस्टेरोन बोल रहे हैं, या फिर इसी को साल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है, जब सोडियम एब्जॉर्ब होकर आएगा तो उसी के साथ में वाटर भी एब्जॉर्ब होकर के हमारी बॉडी में आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए क्या बोला गया है, डायूरेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जब कभी क्या होता है कि यूरिन का वॉल्यूम या फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है तो उसे कंडीशन को नाम दिया जाता है क्या? डायूरेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए जाना चाहिए, इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम। तो यहाँ पे डायूरेसिस इज ए कंडीशन वेयर द किडनी प्रोड्यूस एंड पास मोर यूरिन देन नॉर्मल। जो किडनी जो है वो नॉर्मल यूरिन के कंपैरिजन में ज्यादा यूरिन जब बनाने लगता है तो उसे हम नाम देते हैं क्या? डायूरेसिस। यूरिन का क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। तो तीन कंडीशन है, एन्यूरिया जब आपका वॉल्यूम जो है वो 100 ml से कम हो, ऑलिगोन्यूरिया 400 से कम हो यानी कि मॉडरेट है बीच में, और पॉलीयूरिया यानी कि जब 2 लीटर से ज्यादा वॉल्यूम बन रहा होता है यूरिन का पर डे तो उसे पॉलीयूरिया के नाम से जाना जाता है। डायूरेसिस मतलब यूरिन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया है तो उसे डायूरेसिस के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन अकर इन। तो कह रहा है कि जो हमारा किडनी होता है, जो किडनी में जब हम लोग फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, जब अभी हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखा जब यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था ग्लोमेरुलस से पीसीटी वाले रीजन में, तो पीसीटी वाले रीजन पे क्या होता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो पीसीटी रीजन से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रीजन बनता है वो आगे जैसे जैसे पाथ में वो मूव करता जाएगा तो यहाँ से कुछ कुछ पोर्शन रीअब्जॉर्ब किया जाता है, फिर जो आपका लास्ट पोर्शन होता है डीसीटी वाला वहां से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन अकर इन। तो कई रीजन है, जैसे आपका डिस्टल कन्वोलेटेड भी है, लूप ऑफ हेनले भी है, तो इसका जो मोर देन दी वन अबव आंसर जाना चाहिए था, लेकिन आयोग ने जो इसका आंसर जो है वो आपका दिया है फर्स्ट, क्योंकि पीसीटी से ही मेनली रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे आज का आंसर जो है वो फर्स्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए मसल। तो कह रहा है कि कौन जो है नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से मसल्स बनाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सार्कोलेमा होता है या फिर माइलोलेमा जिसको भी बोलते हैं, तो ये जो हमारा सार्कोमियर होता है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर एक देख पा रहे हैं, ये स्केलेटन मसल का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जो आपका ये बन गया जिसका नाम दिया एपीमाइसियम, फिर आपका जो जिस सब यूनिट से मिलकर एपीमाइसियम बनता है उसे पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम जिससे मिलकर बनता है एंडोमाइसियम, और एंडोमाइसियम जो है वो आपका बनता है किससे? मायोफाइब्रिल। तो ये जो आपका सबसे सबसे छोटी यूनिट है वो आपकी मायोफिब्रिल है। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन ये सब पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि कैसे जो है वो ये मसल्स फॉर्म होती है और क्या क्या इसकी यूनिट्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? मायोफिब्रिस। एक मसल जो है वो मायोफिब्रिल से मिलकर ही बनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन ए स्ट्रेटेड मसल इज। तो स्ट्रेटेड मसल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ पर हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, सार्कोमियर है। सार्कोमियर जो है वो मसल की फंक्शनल यूनिट को सार्कोमियर के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके थिन फिलामेंट होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको एक्टिन नाम देते हैं, और जो यहाँ बीच में आपको दिख रहे हैं ये थिक फिलामेंट होते हैं जिसको नाम देते हैं क्या? मायोसिन। इसकी जो बीच का जो ये जोन होता है नॉन ओवरलैपिंग, इसको हम लोग नाम देते हैं एच बैंड। यहाँ जो आपकी जो मायोसिन को जो जोड़ने का प्रोटीन काम करती है जेड लाइन से, उसका नाम होता है टाइटिन। तो इस तरह से ये एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है और सार्कोमियर ही कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछ लिया गया, अब देखिए आपसे लगातार 4 से 6 क्वेश्चन जो है वो केवल मसल कॉन्ट्रैक्शन के टॉपिक से ही पूछे गए हैं। तो अगर आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आ रहा था अच्छे से तो आप 4 से 6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे पूछा गया है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन दी मसल्स इज। तो जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है? तो जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं मसल में। यहाँ पर ये सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बना दिया है, एक आपकी रिलैक्स स्टेट है और दूसरी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है। तो देखिए होता क्या है कि जब स्लाइडिंग होती है, यहाँ पर ये एक्टिन है ये मायोसिन है, इनकी स्लाइडिंग होती है एक दूसरे के ऊपर, और ये जो है ये जेड लाइन है वो पास आने की कोशिश करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में। तो
थिन और थिक फिलामेंट यानी कि एक्टिन और मायोसिन होते हैं, वही कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका जाएगा क्या, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मायोफिब्रिल ऑफ मसल कंसिस्ट ऑफ, जो मायोफिब्रिल होता है मसल का, वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है। जो मायोफिब्रिल है वो आपका बना होगा, यहाँ पे देखिए मायोफिब्रिल है, और मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को जूम किया गया है, तो ये आपका थिक मायोसिन फिलामेंट और जो थिन होता है एक्टिन फिलामेंट, इनसे मिलकर बना होता है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, एक्टिन एंड मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है सब्सटेंस दैट एक्यूमुलेट इन दी फटीग मसल आर। तो देखिए मसल से ही लगातार 4 से 6 क्वेश्चन है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां पर जो सब्सटेंस रिलीज होता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, लैक्टिक एसिड। अब देखो लैक्टिक एसिड बनता कैसे है, मान लो कभी किसी को किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया और उसने दौड़ना शुरू किया, तो सबसे जल्दी हमारी बॉडी में अगर हम कहीं से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो ग्लूकोज से जो ग्लाइकोलिसिस चल रहा होता है पायरुवेट बनाकर ही हम कर सकते हैं। तो हमें इंस्टेंट बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा हुआ है कि जब ग्लाइकोलिसिस चलती है तो NAD+ आता है और इलेक्ट्रॉन को लेता है और NADH में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यहाँ पर आपको 2 NADH मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो NADH बन रहे होते हैं, ये जब ग्लाइकोलिसिस बहुत ज्यादा चलेगी तो सारे NAD+ NADH में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हमें पायरुवेट को आगे भेजने के लिए हमें फिर से क्या होगा कि NADH, इस ग्लाइकोलिसिस को फर्दर चलाने के लिए हमें फिर से NAD+ की जरूरत पड़ेगी। तो इस NADP को रीजनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो NADH होता है, NAD+ होता है जो ये खाली हुआ है, इसने क्या किया, जो NAD+ है इसको हम क्या करते हैं, NADH के इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और जब NADH के इलेक्ट्रॉन देंगे तो NAD+ रीजनरेट हो जाएगा और फिर से जाकर के कहां पार्टिसिपेट कर पाएगा, ग्लाइकोलिसिस में। तो जब इसको पायरुवेट को हम क्या करते हैं, जब NADH से हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन कहां दिए जाएंगे, पायरुवेट को दिए जाएंगे। तो पायरुवेट जब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है NADH से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में, और NAD+ जो है वो वापस चला जाएगा कहां पर, ग्लाइकोलिसिस में। तो इस कंडीशन में पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, या फिर हम बोलें इसे लैक्टिक एसिड। तो ये फर्मेंटेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपको जाएगा क्या, लैक्टिक एसिड। तभी क्या होता है कि जब जो जिम करते हैं लोग, जब वो स्ट्रेनियस जिम कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, और जब लैक्टिक एसिड बहुत सारा बन जाता है तो वहां पर पेन होता है। तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड ATP रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो मायोसिन जो होता है वो ATP कंज्यूम करता है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे तो वो मायोसिन लगा के चले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड, यील्ड मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, कौन जो है वो ATP प्रोड्यूस करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो मायोसिन तो भाई कंज्यूम करता है, वो प्रोड्यूस थोड़ा ही करता है। तो यहाँ पर देखिए होता है क्या है, रेस्टिंग मसल में जो हमारा ATP है वो क्रेटिनिन के ऊपर लगा दिया जाता है, तो बन जाता है हमारा क्या, क्रेटिनिन फॉस्फेट। और जब ATP से एक फॉस्फेट ले लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ADP में। तो क्रेटिनिन फॉस्फेट बन गया, और क्रेटिनिन फॉस्फेट होता है, इसकी फॉस्फोरस ट्रांसफर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होती है। जब कभी स्टेनियस मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां पर हमें ATP की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो वहां पर एक एंजाइम यूज किया जाएगा जिसका नाम है क्रेटिनिन काइनेज। और क्रेटिनिन काइनेज क्या करेगा, क्रेटिनिन फॉस्फेट से एक फॉस्फेट निकालेगा और ADP को देगा। तो इंस्टेंट ATP की जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमें देता है कौन, क्रेटिनिन फॉस्फेट, यानी कि ये हमें इंस्टेंट ATP दे रहा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी, क्योंकि यहाँ पर यील्ड पूछा गया था। अगर पूछ लेता कौन कंज्यूम कर रहा है तो आपका चला जाता है क्या, मायोसिन। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चन अभी तक आप देख रहे हैं, ये सारे मसल कॉन्ट्रैक्शन से ही पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज एट द सिनेप्टिक जंक्शन ड्यूरल न्यूरल ट्रांसमिशन, न्यूरल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे देखिए न्यूरल ट्रांसमिशन जब होता है तो आपका एस्टाइल कोलिन जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में, यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो ये स्पेस होता है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एस्टाइल कोलिन रिलीज होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व कंडक्शन इज, नर्व कंडक्शन में जंपिंग मूवमेंट क्या है, तो वो पूछा गया है। तो इन न्यूरोसाइंस साल्टेटरी कंडक्शन, जिसका लैटिन वर्ड होता है, लैटिन में साल्टस मतलब लीप या जंप, इन द प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अलोंग माइलिनेटेड एक्सॉन फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू नेक्स्ट नोड इंक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो साल्टेटरी का मतलब ही होता है जंप। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी ऑप्शन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है बाई केमिकल नेचर हार्मोन हार्मोन मे बी। तो केमिकल नेचर में हार्मोन क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको हार्मोन का क्लासिफिकेशन बताया हुआ है, ये हमने आपको एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज में वहां पर पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो हार्मोन जो है वो कई तरह से हो सकते हैं, जैसे प्रोटीनेसिस हार्मोन हो सकता है, यहाँ पर सारे पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन के नाम भी देती है। प्रोटीनेसिस हो सकता है, स्टेरॉइड हो सकता है और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है। तो जो आपका थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, और जो आपका एडिनल मेडुला के हार्मोन होते हैं वो भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तो आपका स्टेरॉइड हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है। तो मोर देन दी वन अबव इसका जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ सेल इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेक्रेट ग्लूकागॉन। तो जो हमारा पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, और डेल्टा सेल जो है वो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं। इसके अलावा एक सेल और होता है जिसे नाम देते हैं हम क्या, पीपी सेल। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये सेक्रेट करने का काम करता है। तो पूछा गया था ग्लूकागॉन कौन रिलीज कर रहा है, तो ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा है हमारा कौन, अल्फा सेल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है ऊस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ईस्ट्रोजन बोले हम या ऊस्ट्रोजन बोले, तो होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस होते हैं, तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होगा जीएनआरएच, और जीएनआरएच जो है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। जीएन मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एलएच और एफएसएच को स्टिमुलेट करती है, और जो एलएच और एफएसएच होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को कि वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है कहां से, ओवरीज से। तो ये इसका सही आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है द ग्लैंड विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इज। उस ग्लैंड का नाम पूछा है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ है। तो एक पता है आपको पेनक्रियास ग्लैंड होती है जिसके डाइजेस्टिव जूस जो है वो आपके एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, और जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं। जो लैंगरहैंस जो होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो आपका एंडोक्राइन है, और जो एस्दिनीस सेल्स होते हैं वो आपका एक्सोक्राइन होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड पे जस्ट पीछे की तरफ इस तरह से छोटी छोटी 4 ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो जिस हार्मोन को रिलीज करती है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, पीटीएच, यानी कि पैराथार्मोन। जो पैराथार्मोन होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म से मतलब रेगुलेटेड है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। तो बोन में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराएगा, और जहां किडनी में फिल्टर होकर के कैल्शियम बाहर निकल रहा होता था तो वहां से रीएब्जॉर्प्शन कराता है, और जो फॉस्फेट होता है उसके एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी ऑप्शन, पैराथायराइड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय। तो अभी हमने देखा था पीछे वाले उसमें, तो जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है वो आपका यहां से रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड पर वर्क करेगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो आपका एडिनल कॉर्टेक्स पर वर्क करेगा, प्रोलैक्टिन जो है वो आपका मेमोरी ग्लैंड पर वर्क करता है, और ग्रोथ हार्मोन जो है वो टोटल बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं जिसमें एलएच और एफएसएच आ जाते हैं वो आपका ओवरीज और टेस्टिड पर वर्क करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी। वहीं आपके जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, और आपका हो गया एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में, तो मेल में टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलप होते हैं, और वहीं फीमेल में जो एस्ट्रोजन होता है उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर डिफरेंशिएशन इज डन बाय। जो हमारी आंख होती है वहां पे रॉड और कॉन और बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो पूछ रहा है जो हमारा कलर डिफरेंशिएशन है वो किसकी वजह से होता है, तो कौन मतलब कलर, सी से कौन और सी से कलर। जो कौन सेल होती है वो कलर रिस्पॉन्सिबल होती है, और रॉड जो होती है वो डार्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो रात में देखने के लिए हमें रॉड सेल की जरूरत पड़ती है, तो रॉड से होता है क्या, रात, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय।
तो यहाँ पर देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है। तो मेंस्ट्रुएशन, ओवुलेशन और लास्ट में आपका लुटियल फेज ये सब आता है। तो यहाँ पे आप देखिए 4 हार्मोन होते हैं। एक आपका FSH हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, LH हो गया और प्रोजेस्टेरॉन हो गया। तो जो LH हार्मोन है, LH और FSH, इनकी वजह से ही आपका होता है क्या, ओवुलेशन। अगर पूछा जाए कि मेनली ओवुलेशन किसकी वजह से होता है, तो मेनली ओवुलेशन आपका होता है किसकी वजह से, LH की वजह से। तो देखिए आपका पूछ लिया यहाँ पर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो हाँ ये है। FSH एंड LH, तो ये भी है। FSH और पिट्यूटरी, तो ये भी है। तो इसका मोर देन दी वन अबव जो है वो करेक्ट आंसर जाना चाहिए, क्योंकि चारों हार्मोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। सिसेशन मतलब जब मेनोपॉज होता है उसको ही सिसेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा, यानी कि उस टाइम पर जो ओव्यूल निकलना जो है ओवरी से वो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंशिएशन अकर अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म डिफरेंशिएशन जो है वो आपका LH और FSH दोनों हार्मोन की वजह से कंट्रोल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हाइपोथैलेमस से आपका GnRH रिलीज हो रहा है, ये वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर। ये है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है उसको नाम देते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और उसमें 2 आते हैं, एक FSH आता है और एक LH आता है। FSH वर्क करता है सर्टोली सेल पर और रिलीज करता है एनेफिन और स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। वहीं जो आपका LH है वो लीडिंग सेल पर वर्क करेगा और वहां से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस को या स्पर्म डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। तो इसका LH और FSH दोनों जाएंगे, तो यानी कि मोर देन दी वन अबव इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ओवुलेशन अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो ओवुलेशन जो है वो किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप LH और FSH दोनों के इन्फ्लुएंस में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका मोर देन दी वन अबव जाना चाहिए, लेकिन आयोग ने यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो ओनली LH दिया हुआ है। इनको यहाँ पर क्या करना चाहिए था, अगर मेनली लिख देते ना यहाँ पे मेनली, तो आपका LH आंसर जो है वो करेक्ट जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों आयोग ने इसका जो है वो मोर देन दी वन अबव आंसर दिया हुआ है, जबकि LH और FSH दोनों इन्वॉल्व होते हैं ओवुलेशन में। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 1, और नेक्स्ट जो 40 बचे हुए क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और आप लोग किस एग्जाम के MCQ को सॉल्व करवाना चाहते हैं विद सॉल्यूशन या डिटेल सॉल्यूशन, तो आप उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक को या उस पेपर को हम यहाँ YouTube चैनल पर सॉल्व करा सकें। जल्दी हम मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।